ये बताइए कि आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है? नहीं, हमारे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सुंदर सा आपका प्यारा आदित्य भैया, जितेंद्र भैया हैं। आज यार होगा, एक गेम होगा, आप लोग आंसर गलत है। सर ने कहा, भैया ने कहा कि केजी 1 2 के बच्चे जानते हैं, तो केजी 1 2 से गैर गुजरे हैं। कोई बात नहीं, ये होता है। मंजिल है, गुमराह हुए हैं जिन्होंने घर से निकला गलत होता है, थोड़ा सा एकदम गलत हुआ है। ये इसमें 2 में से 1 कंफ्यूजन है। अभी हमको लगता है ये इनको मैंने जला के उठाया है, तो नींद में ट्रुथ हो गया। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। अरे ध्यान से सुन रहे थे बेटा। और ध्यान से सुन रहे थे। चलो इधर देखो, वरना मारी पड़ेगी। आगे देखते हैं कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। हमारे घर दाल बनी। तो हेलो साथियों, आपका हमारे ऑलराउंडर चैनल शिक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बड़े दिन के बाद हमारे लोग की वापसी हुई है, लेकिन ऐसी वापसी हुई है कि कोई सोच नहीं सकता। कहते हैं ना कि एंट्री भले ही लेट हो, लेकिन सबसे ग्रेट हो। ज्यादा बात तो करेंगे नहीं। यहाँ पर आपके सामने मैं एकदम सुंदर सा आपका प्यारा आदित्य भैया, और मेरे साथ आपके थोड़ा नींद में जितेंद्र भैया हैं। आज होने क्या वाला है, आप लोग पीछे देख सकते हैं। साइंस प्लस एसएसटी का वार होगा। आप इधर साइंस प्लस एसएसटी का वार होगा, और हम दोनों, हाथ मिलाइए पहले एक बार। हम दोनों आज एक युद्ध की शुरुआत करेंगे, और युद्ध होगा वो यूपी बोर्ड के सारे बच्चों के जीवन के लिए। हम लोग एक लड़ाई लड़ेंगे जिससे सारे बच्चों का बढ़िया मार्क्स आए और अपने जीवन में कुछ सीख सकें। साइंस वर्सेस एसएसटी वार के साथ कौन जीतेगा? यूपी बोर्ड 2026। एडिटर भैया से हमारा थोड़ा रिक्वेस्ट रहेगी कि यहाँ पर नीचे हमारा नाम लिख देंगे और जितेंद्र भैया का भी नाम लिख देंगे। ठीक, अब शुरुआत करेंगे हम लोग एक बढ़िया सी प्यारी सी मोटिवेशनल शायरी के साथ कि न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। कि न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है हमारे, देखो किसका आता है, शायद साइंस का आएगा। हाँ, तो साइंस का पहला क्वेश्चन देखिए। साइंस का पहला चैप्टर है 10th का, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। और एसएसटी का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ऐसे सारे बोर्ड के बच्चे देख सकते हैं, कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड के भी देख सकते हैं अगर वो हिंदी मीडियम है। और हम बता दें कि इसे आप लोग यूजुअली डाउनलोड कर लेंगे, और इसे कब देखेंगे? जब आप फ्री होंगे, कहीं घूमने जाएंगे, मनोरंजन करने का मन होगा, एंटरटेनमेंट का मन होगा, खाते वक्त और पढ़ते वक्त भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज के जमाने में पढ़ता ही कौन है? तो इस्तेमाल, पहला क्वेश्चन है साइंस का। होगा क्या कि हम साइंस वाला क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा और मैं ही जवाब दूंगा, और एसएसटी वाला ये पढ़ेंगे जवाब देंगे। अगर मैं जवाब नहीं दे पाया साइंस का, तो मतलब इसमें पॉइंट मिलेंगे। अगर मैं जवाब दे दूंगा तो मेरा 1 पॉइंट, ये भैया दे लेंगे तो इनका 1 पॉइंट। और अगर नहीं दे पाऊंगा तो क्या होगा कि ट्रूथ या डेयर होगा, एक गेम होगा। आप लोग ट्रूथ या डेयर का मतलब समझते हैं। तो हेलो गुरु, वीडियो करते हैं शुरू, अब ज्यादा बात नहीं करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है साइंस का, सर का है, लेकिन मैं पढ़ के इसका जवाब दूंगा कि अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव। अवतल दर्पण शायद 2 होते हैं, एक गोली दर्पण और समतल दर्पण, और उसके फिर 2 पार्ट होते हैं। सर जानेंगे और आप जाने, बच्चे कमेंट में बताएंगे। इसी कह रहे हैं कि सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो भाइयों, मैं तो इसे भूल गया हूं, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने कहीं से नकल वकल करके इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिया है, और एक्सप्लेन से सर करेंगे। मैं देखो आंसर इसका गेस करता हूं, देखो सही होता है कि नहीं। अगर मैं सही गेस किया तो मेरा 1 पॉइंट बढ़ जाएगा। अवतल दर्पण सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। सीधा आभासी छोटा, सीधा आभासी बड़ा, तो सही होता है। तो इसका आंसर होगा बी। मैंने इसे पहले से सर्च किया था, अब इसको एक्सप्लेन सर करेंगे। आप इसे एक्सप्लेन करें। जो आपका ये अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जो आपका ये ऑप्शन पूछा है, क्वेश्चन है, इसमें जो आपके आदित्य भैया ने, आदित्य सर ने बताया है, ये आपका ऑप्शन क्या है? एकदम सही है, करेक्ट है। यानी हमारा 1 पॉइंट बढ़ गया। हाँ, इन्होंने 1 पॉइंट आप प्राप्त कर लिए हैं। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको एक्सप्लेन आप कुछ नहीं करेंगे अभी? ठीक है, कर दे रहे हैं भाई, थोड़ा बहुत कर दीजिए। तो फोकस क्या है, ध्रुव क्या है, चित्र बना के आप ये मान लेते हैं क्या है, अवतल दर्पण हम बना रहे हैं। ठीक है, ये अवतल दर्पण हमने बनाया, और इसका बेसिक नॉलेज तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है,
अब देखिए, ये हमने क्या माना, इसका ध्रुव माना, और इसका क्या माना, ये फोकस माना। ठीक है, फोकस के बीच में जब वस्तु क्या करते हैं, रखते हैं, ये मान लेते हैं O और O डैश क्या है, वस्तु। तो हमें हमेशा क्या मिलता है, दर्पण के पीछे वस्तु क्या मिलता है, आभासी और सीधा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब मिलता है। ठीक है, इतना बहुत है आपके लिए, आप एक्सप्लेन। थैंक यू। ठीक है, हाँ, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, ये हमारे एसएसटी का है, इसको सर पढ़ेंगे और इसका जवाब देंगे। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है, इसकी मतलब किस व्यक्ति का कथन है। ठीक है, इसका जवाब सर देंगे, नहीं बता पाएंगे तो हार ये ऑप्शन नंबर जहां तक हो सकता है ए नंबर है। मैटर नहीं। आप ये बताइए, इसको आपने इसको कॉपी कहां से किया, इसको सर्च कहां से कर किया है? हम सर्च नहीं किए हैं, ऐसे ही। तो बता दें कि जब फ्रांस छींकता, देखिए एक स्टेटमेंट आई थी, किसी ने कहा था, अभी बता दें किसने कहा था, कि जब फ्रांस छींकता है, कहने का मतलब यूरोप में जो था हमारा राष्ट्रवाद, उसकी शुरुआत फ्रांस से ही हुई थी, 1789 ईस्वी में हो गई थी। और कोई भी क्रांति होती थी, कुछ भी होता था तो फ्रांस से शुरुआत होती थी, और फ्रांस से होकर पूरे विश्व में फैल जाती थी या फिर अन्य पड़ोसी देशों में फैल जाती थी। इसलिए एक स्टेटमेंट आती है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये कथन सही बताया है आपके भैया ने, मैटरनिक ने। तो इन्होंने आंसर राइट दे दिया, तो इसलिए इनका भी, मैंने भी दिया था 1 पॉइंट मेरा और 1 पॉइंट इनका, भी हम बराबर चल रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लेंस क्षमता, मतलब एक लेंस की क्षमता, इसके लिए थोड़ा सॉरी, लेकिन कंटिन्यू करते हैं। एक लेंस की क्षमता प्लस 2 डायोप्टर है, एक लेंस की क्षमता प्लस 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में कितनी होगी? तो देखिए, जहां तक मैंने पढ़ा था 10th में, इसका सूत्र होता है शायद P बराबर 1/F, लेकिन P ये होता है हमारा लेंस की क्षमता और F होता है फोकस। अब बात करें सेंटीमीटर में है, तो इसे हम जो 1 मीटर, इसे 100 सेंटीमीटर में करके ऐसे लिखेंगे। अब कह रहा है कि लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर पहले से दी गई है, यानी P का मान कितना दिया गया है, +2, और ये 100 पान में या इसके नीचे एक मान लेते हैं, त्रिज्या का गुणा कराते हैं, हो जाएगा हमारा 2F प्लस में, और ये हो जाएगा 100। अब F ऐसे करेंगे, 100 ये है हमारा, नीचे 2 हो जाएगा यानी 50, यानी F बराबर हमारा प्लस में 50, तो हमारा 50। अब सर बताएंगे आपके भैया के उत्तर सही है गलत? ये भाई जो इन्होंने कहा है, एक कौन सा लेंस है, उत्तर लेंस की क्षमता कितना दिया है, प्लस में 2 डायोप्टर दिया है, इसकी फोकस जो है हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इन्होंने जो आंसर बताया है वो आपका क्या है, बिल्कुल सही है। देखिए, अगर देखा जाए तो जो इन्होंने आपके भैया एक्सप्लेन हमने सही किया कि नहीं किया? जी जी, आपने एकदम एक्सप्लेन सही किया। देखिए, F बराबर, अगर देखा जाए सूत्र क्या आता है, F बराबर सेंटीमीटर में क्या है, सेंटीमीटर में कहेगा तो 100/, में क्या आता है, सॉरी P बराबर, ठीक है, फिजिक्स से ज्यादा सामाजिक P बराबर P बराबर 1/में F। ये भाई थोड़ा 100/, में क्या आएगा, F। ये क्या रहेगा आपका, सेंटीमीटर में रहता है। अन्यथा आपको कहीं कहीं पर देखने को मिलता है, फिर P बराबर क्या है, 1/F, ठीक है, 1/F। ये किस में रहता है, मीटर में। तो जैसे जैसे आपको क्वेश्चन जो पूछता है, उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, हम अपना सूत्र चलाते हैं। तो कहने का मतलब बस ये मेरा आंसर सही है, तो मेरा 2 पॉइंट हो गया है और आपके भैया का 1। अब अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखेंगे। देखिए, कह रहा है नेपोलियन का संबंध किस देश से था, ठीक है। अब जहां पर देखा जाए तो ये फ्रांस हो सकता है, क्योंकि हमने थोड़ा कुछ बहुत जानकारी नेपोलियन के बारे में नहीं ले लिए गूगल से। हमको लगता है कि वो क्वेश्चन कहीं से मिल गया था। आप खा लो, माँ कसम नहीं मिला? नहीं, हम इसे सर्च ही नहीं किए, हम देख माँ कसम खा रहे हैं बस भाई। हो सकता है इनको सही होगा। तो ये सही बात है, नेपोलियन का संबंध जो था ये फ्रांस से ही था। नेपोलियन की कहानी बड़ी लंबी है, हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम ज्यादा हो रहा है। नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था, ये सही बात है। तो 2 पॉइंट इनका हो गया और 2 पॉइंट हमारा। अभी हम लोग बराबरी पर चल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो हम थोड़ा दिमाग लगाएं, अगर मुझे पता तो नहीं है लेकिन थोड़ा दिमाग लगाते हैं। अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा आभासी बड़ा बनता है, यानी किस दर्पण में? अवतल दर्पण में। क्वेश्चन क्या है, सॉरी लेकिन लेंस है, लेकिन हम इसका भी दिमाग लगाते हैं। तो कह रहे हैं कि वो अवतल में बनता है ना, तो अवतल का उल्टा उत्तल, तो इसका उत्तर शायद उत्तल ही हो।
मैं कसम से कह रहा हूँ इसका उत्तर मैंने कहीं से नहीं देखा, मैंने बस अपना दिमाग लगाया, कॉमन सेंस, क्योंकि मैंने उसको उल्टा कर दिया। उसमें क्या था कि अवतल में बनता था बड़ा, वो दर्पण था, लेकिन अवतल का उल्टा होता है लेंस में उत्तल, इसलिए इसका उत्तर उत्तर होगा। देखो सही होता है गलती भैया बताएंगे आपके। ये जो आपका ये क्वेश्चन है, इसमें जो कह रहा है किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए कौन सा लेंस का हम प्रयोग करते हैं। इन्होंने जो बी ऑप्शन बताया क्या है, एकदम बिल्कुल सही, सॉरी ए ऑप्शन, ये आपको क्या है बिल्कुल सही है। इन्होंने क्या किया है, 3 पॉइंट पा चुके हैं, ठीक है। इन्होंने 3 पॉइंट पाया। देखिए इसका एक्सप्लेन कर दे, एक्सप्लेन करिए, तब तक हम साइड हो जाते हैं। ठीक है। अब देखिए कह रहा है किसी भी लेंस के लिए अगर देखा जाए तो केवल आपका जो आपका उत्तल लेंस है, ये आपका उत्तल लेंस है, यही पर क्या बनता है, इसे साइज बनाते हैं तो ये आपका उत्तल लेंस बनेगा, ठीक है। ये आपका उत्तल लेंस है। अब देखिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, ये तो सही है। अब देखिए उत्तल लेंस आपका इसी तरह होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपको क्या होगा, F1 होगा, ये क्या होगा F2 होगा, या इसे क्या कहते हैं R, मतलब दूसरी वक्रता, सॉरी पहली वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। इसी तरह इधर क्या आएगा F2 आएगा, ये क्या आएगा 2F2, ठीक है। इसे F1 मान लेते हैं, इसे क्या कहते हैं दूसरी वक्रता त्रिज्या, ठीक है। ये R2 हो जाएगा। इसी पर क्या बनेगा आपका देखिए एक स्थिति ये बनता है, एक ये एक ये एक ये 4 हो गया, और एक क्या होता है लेंस के पीछे जाता है, ठीक है। इसी में से एक आपका स्थिति बनेगा जिसमें क्या होगा, आपका भासी सीधा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अब इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 हमारा है, 2 इनका है, अब आगे बढ़िए। अब देखिए कह रहा है इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा भाई तीसरा फिर पहला है, ठीक है, पहला ही सही है। हमको लगता है कहीं से क्वेश्चन पा गए हैं और गूगल से ढूंढ के ला रहे हैं। गूगल भाई, ये सर ने टाइप किया, हमने अपना क्वेश्चन टाइप किया है, इन्होंने अपना टाइप किया है क्वेश्चन, केवल पीपीटी मास्टर को दिए इसे सेट करने के लिए। पीपीटी मास्टर घपला कर दिया। चलो बताते हैं। इटली के एकीकरण की बात किया जाए तो किसके नेतृत्व में हुआ, तो गैरिबाल्डी, इनका आंसर एकदम राइट है। एक्सप्लेन करने की इसमें क्या ही बात है। अब आगे बढ़ते हैं। 3-3 अभी सही चल रहा है। हमको लगता है ट्रूथ या डेयर हो ही नहीं पाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, वायु में प्रकाश की चाल इतनी है, कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। अब अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है जी, अपवर्तनांक हम ऐसे मार देते हैं, तुक्का कह सकते हैं, थोड़ा सा मारते हैं तुक्का, थोड़ा फास्ट लगाना देखिए। कुछ तो दिमाग लग जा। रुक जाइए, अभी हमको टाइम दीजिए, थोड़ा सा 1 मिनट और दीजिए, फिर हम बताते हैं। इसका आंसर बी होगा जहां तक मुझे लग रहा है। अब कंफर्म नहीं, आप इसे कंफर्म करिए। तुक्का मारे हैं लेकिन सही मार दिए। देखिए जब किसी कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करना हो तो आपका सूत्र अपवर्तनांक आता है क्या, n बराबर C/v। n क्या है आपका अपवर्तनांक है, c क्या है निर्वात में प्रकाश की चाल या प्रकाश की चाल कह सकते हो। ये क्या है आपका किस माध्यम में प्रकाश चल रहा है उसका चाल होता है, जैसे कांच हो गया, सघन माध्यम, विरल माध्यम, आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कह रहा है, क्या कह रहा है, कांच में प्रकाश की चाल हमें ज्ञात करना है। मतलब देखा जाए तो प्रकाश किससे आएगा, एयर से कांच में ही जाएगा। बराबर क्या आएगा, ये प्रकाश की चाल कितना होता है 3 × 10⁸ है, और आपके क्वेश्चन में ये दिया है, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड इसको लिखा। इसके बाद देखिए कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है 1.5 है। इसे देखिए कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है 1.5 है। अब कह रहा है कि कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है, मतलब ANG, ये हमें क्या करना है ज्ञात करना है। अब देखिए इसके नीचे 1 माना, ANG बराबर ये 3 × 10⁸ कितना लिखा 8, इसे रहने दिया, बटे लगा, ये इधर आएगा गुणा होगा तो 1.5, इससे काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा ANG बराबर सीधा लिखते हैं क्या 2 × 10⁸ है, मीटर प्रति सेकेंड ये आप पाएगा। अगर ये यूनिट जो आपका मात्रक लगा है किलोमीटर में रहेगा तो आपको क्या होगा किलोमीटर में आंसर आएगा। अगर मीटर प्रति सेकेंड में लिखा है तो मीटर प्रति सेकेंड में आएगा। लो सर अब तो 7 क्वेश्चन हो गए, 7 में से 4 अभी मेरा सही है, अब हमारा नंबर है, अब सर का नंबर है।
अब देखिए कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अब देखिए इसको छोटे छोटे KG 1 2 वाले हमारे स्कूल के बच्चे भी जानते हैं, जहाँ पर है जिनेवा। तो हम बता दें, ये भैया आपके ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए थे जिनेवा, तो हम बता दें पहले हम एक्सप्लेन करते हैं। ये वैसे एक आंसर गलत है। सर ने कहा, भैया ने कहा कि KG 1 2 के बच्चे जानते हैं, तो KG 1 2 से गैर गुजरे हैं, कोई बात नहीं, ये होता है। मैं बताता हूँ, यूएनओ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर इसका है भाई मैं बता दे रहा हूँ, संगठन होगा। अभी भी गलत है आपका। अभी आप कृपया करके शांति से खड़े रहे, मैं बताता हूँ। यूएनओ का मतलब था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसके मुख्यालय की बात करें, हेडक्वार्टर की बात करें, तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये हमारा न्यूयॉर्क में है। कहां पर है? न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क में। अब देखो सर, वो कंफ्यूजन क्यों है, जिनेवा की बात की जाए तो जो WHO का मुख्यालय है वो भी जिनेवा में है, और जितने बड़े बड़े संस्थाएं हैं उनका सबका मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा में, केवल इसका यूएनओ का मुख्यालय छोड़ करके, इसलिए वो कंफ्यूजन हो गई। तो यूएनओ का मुख्यालय कहां है? यूएसए यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है यूएसए के न्यूयॉर्क में स्थित है। अब देखो मेरा पॉइंट ज्यादा हो गया है, मैं कितना हूं? 4। मेरा यहाँ पर अपना नाम देता हूं, ए मेरा है 4 और इनका भैया का है 3। अब इस वाले ने, भैया ने गलत उत्तर दिया है, तो भैया के साथ एक गेम करेंगे। क्या करेंगे? ट्रूथ या डेयर। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ट्रूथ या डेयर? डेयर ही करते हैं। डेयर। तो डेयर आपको महंगा पड़ेगा, आप अभी सोच सकते हैं। हाँ, ट्रूथ या डेयर? ठीक है, क्या करेंगे? डेयर करेंगे। आप एक काम करिए, आप एक हमको प्यारी सी एक शायरी या तो गाना इसके सामने सुनाइए। अब आपको करना पड़ेगा, ये भाई ये गेम का हिस्सा है, ये पढ़ना। आप एक लाइन भी गा सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई सा भी, भक्ति या फिर कुछ भी आपको कविता टाइप में। भाई देखिए हमें गाना और शायरी तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे, देखते हैं, ठीक है। हाँ प्लीज सर के लिए कमेंट में आना चाहिए, तालियां बननी चाहिए कमेंट में। मिल जाएगी मंजिल, कि मिल जाएगी मंजिल, गुमराह तो वे हैं जिन्होंने घर से निकला सर के लिए और तालियां गलत शायरी सुनाने के लिए। मैं सुनाता हूँ कि मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते, कि मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। शायद मैंने भी सही नहीं बताया है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा करेक्ट किया है। अब आप इसे कमेंट में बताइएगा और बेइज्जती मत करिए, क्योंकि बहुत बढ़िया डेयर ने प्रयास किया, इसलिए थैंक यू। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी मैं सर से आगे चल रहा हूँ, 4 और भैया का है 3। सर या भैया जो आप कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी की बात करते हैं। वक्रता त्रिज्या, इसका सूत्र तो मुझे आता था, लेकिन क्या ही बताएं। वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी बराबर 40/2। या तो इसका आंसर 20 होगा या तो 80 होगा, ये तो मुझे क्लियर है। या तो 20 होगा या तो 80 होगा। अब मुझे कंफर्म ये करना है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो कंफर्म तो नहीं पता है। हम लोग विद्या का समझ सकते हैं, खा सकते हैं। हम लोगों ने, किसी ने चीटिंग नहीं की, अपने आप से तुक्के से आंसर बता रही है। मत सोचिए कि हमने इनको बताया, इन्होंने हमको बताया, सब सारे तरीके से बता रहे हैं हम लोग। इसका आंसर अभी तुक्का में बता देता हूं, क्योंकि 20 से 80 होगा। इसका आंसर ए मेरे हिसाब से जहां तक है। अब आपको भैया एक्सप्लेन कर ही देंगे, अगर गलत होगा तो मैं भुगतूंगा। ये भाई जो आपके सर ने आंसर बताया ये एकदम बिल्कुल सही, ऑप्शन ए नंबर सही है। अब चलिए देखिए कैसे सही हो रहा है, इसे देखते हैं। देखिए चाहे आपको अवतल दर्पण चाहे कहे, चाहे उत्तल दर्पण कहे, दोनों के लिए वक्रता त्रिज्या का जो आपका सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, क्या होता है? एकदम सेम होता है। मतलब F बराबर क्या होता है? R/2, या कह सकते हो R बराबर 2F, ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन में देखा जाए तो मिस प्रिंट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 1 2 और होना चाहिए था। इसे मान लेते हैं क्या है, अगर इसे मान लेते हैं ये प्लस में है तो 1 मान लेते हैं यहाँ पर, इसे कहाँ गया, क्या चाहते हैं आप? तो नीचे लिखिए, कोई बात नहीं, नीचे लिखिए आप, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये डी नंबर हो सकता है, इसे काट कर एक प्लस में हो रहा तो माइनस में 20 सेंटीमीटर लिखना था, ठीक है, ठीक, तब जाकर गेम फंसता। अब देखिए अवतल दर्पण कह रहा, अवतल दर्पण में क्या होता है? वक्रता त्रिज्या माइनस में होती है, ठीक है। तो R बराबर
क्या आएगा 2f है, r का मान कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, वो भी अवतल दर्पण में माइनस में होता है, ये माइनस में लेकर चलेंगे, माइनस में 40। ठीक है, माइनस में 40 इन बराबर क्या आएगा 2f, इसे काटेंगे तो f बराबर क्या आएगा आपका माइनस में 20 सेंटीमीटर। देखिए भाई ये हमारा उत्तर तो सही है, ऑप्शन में नहीं था तो ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। सर की गलती है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये माइनस का 20 सेंटीमीटर। लेकिन मैं गेम में हारा नहीं हूं, मैंने जो ऑप्शन था उसके हिसाब से सही बताया, लेकिन इसका सही आंसर ध्यान से देखना ये होगा। इन्होंने क्लियर कर दिया, तो अभी भी मैं शायद आगे ही हूं। आगे हैं। इसमें लिखने दीजिए, मेरा 5 हो गया है, इधर लिख देते हैं 5 और आपके भैया का है 3। देखते हैं कौन, अब भैया का क्वेश्चन आ गया आपके, आगे बढ़ते हैं। देखिए सिंपल सर, कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, ये फ्रांसीसी क्रांति है ना। हाँ वही फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, जहां तक हमें आशा है 1785। कैसे था कि मायूस हम भी हैं, कुछ ऐसे था याद नहीं आ रहा है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। भैया का फिर थोड़ा सा गलत होता है, थोड़ा सा एकदम गलत हुआ है। ये इसमें 2 पर से कंफ्यूजन है। अभी हमको लगता है कि ये इनको मैंने जला के उठाया है, तो ये नींद में अभी भी है। मैं इसका क्लियर करता हूं। देखो, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कह सकते हैं, और पूरे यूरोप में पहली क्रांति फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, और वो हुई थी कब हुई थी आप लोग बताएंगे। ये हुई थी हमारी 1789 में, इसका आंसर होगा 1789। तो अभी भी मैं कितना पर हूं, आगे हूं 5 और 3 के साथ, लेकिन भैया को फिर गेम खिलाएंगे। मुझे कोई नहीं खिला सकता। अभी भी देखो क्या होता है, ट्रुथ या डेयर का आप क्या लेंगे बताइए। चलिए फिर ट्रुथ ही ले लेते ट्रुथ, चलो ट्रुथ में इनसे कुछ अच्छा सा सवाल पूछते हैं। आप ये बताइए कि आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है? नहीं, हमारे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सिंगल अखंड है हम। बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि भैया मायूस हैं। कोई बात नहीं, मजाक का क्वेश्चन था, लेकिन ये सीरियस में ट्रुथ हो गया। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। इन्होंने बता दिया कि इनके पास कुछ नहीं है, ये एकदम से पूरे कह सकते हैं सिंगल है एकदम। तो चलिए, होना भी चाहिए। अभी आप पढ़ाई में मन लगाइए, बड़े ध्यान से सुन रहे थे बेटा। और कोई बात होती तो ना सुनते, इस बात को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। चलो इधर देखो, वरना मारनी पड़ेगी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी बराबर 20 सेंटीमीटर वाले उत्तर दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। हमको लगता है कि मुझे हारना पड़ेगा। दर्पण के पीछे, दर्पण के सामने, तुक्का मारते हैं। मुझे रियल में इसका नहीं पता, लेकिन देखते हैं क्या होता है। आप बताइए। चलिए देखिए भाई, इसका तो पहले से क्या करेंगे हम, विश्लेषण करेंगे, फिर विश्लेषण आंसर बताएंगे। तो इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, पता करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, जो दिया है पहले उसे लिख लेते हैं। जैसे दिया कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, थोड़ा जल्दी सर, किससे लिखते हैं कि इससे 20 सेंटीमीटर, ये हमने लिख दिया। इसके बाद उत्तल दर्पण के सामने कितना है 20 सेंटीमीटर दूरी पर किसी वस्तु को क्या बना रहा है, प्रतिबिंब। तो हमें क्या करना है, प्रतिबिंब ज्ञात करना है। मतलब यू का मान हमें कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, वी का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। वी मतलब प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, जिसमें देखिए अगर देखा जाए उत्तल दर्पण में यू माइनस में होता है, बाकी क्या होता है सब प्लस में। ठीक है, ये आपका होता है दर्पण का सूत्र। अगर देखा जाए तो 1/f बराबर 1/v। ठीक है, इसके बाद है प्लस में 1/u, ये आपका होता है सॉरी u प्लस में 1/v। ठीक है, 1/f का मान कितना है 20 बराबर है u का मान कितना है माइनस का 20 सेंटीमीटर प्लस में v। ठीक है, 1/20 इसे लिखा, ये इधर आएगा प्लस में 1/20 हो जाएगा बराबर है, ये क्या आएगा v आ जाएगा। अब देखिए ये हर समान है, तन से आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 2 कितना है 20 बराबर 1/v, ये कटेगा तो v बराबर कितना आएगा 10 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अब देखिए 10 सेंटीमीटर तो आया, लेकिन पूछ रहा है कि अब यहाँ पर हो चुका है,
लेकिन उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण अब बनाते हैं भैया रे, ठीक है। ये छोटा से हम बना रहे हैं उत्तल दर्पण, ये हमने बनाया उत्तल दर्पण। ठीक थोड़ा है? जल्दी सर। हाँ फास्ट ही करें भाई। ये हमने क्या किया, मुखच्छ की रेखा खींचा। क्या कर रहा है देखिए, फोकस दूरी से क्या कर रखा है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखा, किससे, दर्पण से, ठीक है। दर्पण से मान लेते हैं ये कितना है, 20 सेंटीमीटर। ये क्या है, वस्तु, ये भी क्या है, वस्तु। इसी पर वस्तु रखा जाएगा। तो जब वस्तु कहां पर हो, फोकस पर, प्रतिबिंब कहां पर बनता है, अनंत पे। लेकिन इसमें क्या आ रहा है, अनंत पर आंसर आना चाहिए। थोड़ा हो सकता है टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। फिर इस क्वेश्चन को क्या किया जाए, रद्द किया जाए फिर क्या किया जाए बताइए। यहाँ पर लेंस होना चाहिए था, बस केवल लेंस है। लेंस होता तो क्या आंसर आता। लेंस होता तो ये अनंत आ जाता है, क्योंकि लेंस में क्या होता है, ये माइनस में होता है। चलिए कोई बात नहीं, इसको क्वेश्चन को हम हटाते हैं। रद्द करिए। इस सर की टाइपिंग गलती है भाई, इसमें मेरा कोई गलती नहीं, इसलिए मैं हारा नहीं हूं अभी भी, मुझे कोई कम वो नहीं मिलेगी पनिशमेंट। अब सर आगे बढ़ते हैं, सर की गलती आप अपनी सुधारेंगे अगली वीडियो में। इस क्वेश्चन को अभी थोड़ा साइड रखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। ये मत सोचिए कि हम लोगों ने गलती की, कभी कभी गलती थोड़ी बहुत हो ही जाती है, इसके लिए सॉरी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये सर का ये है, हम पढ़ देते हैं, सर उत्तर देंगे। 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था, असीमित राजतंत्र, सीमित राजतंत्र, गणतंत्र, प्रजातंत्र, बताइए, जल्दी करते हैं। देखिए भाई, हमें तो इसका आंसर नहीं पता, तब भी तुक्का मार रहे हैं, देखते हैं। क्योंकि जो फ्रांस था उस सारे भाग, मतलब पूरे विश्व तक जितना उस समय देश खोजा गया था, पूरे एरिया में फैले हुआ था, तो वहां तक हमें जहां तक आशा है कि असीमित राजतंत्र था। तो आप क्या इसमें लगाएंगे ये बताइए। असीमित, असीमित लगाएंगे। हाँ। सोच लीजिए आप, हाँ, दिक्कत कर सकते हैं आप। नहीं सोच लीजिए। तो इसका आंसर आपकी बात भैया ने कैसे भी गलती करके सही बता दिया। तो 1789 में जो फ्रांस था असीमित राजतंत्र था। देखो राजतंत्र तो था ही, लेकिन यहाँ पर सीमित असीमित है। असीमित मतलब जिस पर कोई अंकुश या जिसकी सीमा ना तय हो, यानी राजा तो था, वो कुछ भी कर सकता था। तो इसके लिए, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, असीमित राजतंत्र। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार आता है हमारे बोर्ड के। देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने इस पर बहुत गहन अध्ययन करके इन सारे क्वेश्चनों को लाया है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, बोरिंग लग रहा हो तो डबल यानी 2x पर करके तब देखिए, और इंटरटेनमेंट आएगा ही, मजा आएगा ही। तो आराम से खाते पीते देखते रहिए और एंजॉय करिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नंबर कितना हुआ, नंबर अभी हम ही आ गए सर। अच्छा तुम आपका बढ़ गया एक, देखो लोग कितने चालाक हैं। कितना था, 5-3 था, तो इसमें सर का हो गया हमारे कितना हो गया जी, 4-5। आगे बढ़ते हैं, शायद ये वाला क्वेश्चन तो नहीं, ये क्वेश्चन था आपकी बात। ये प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गुजरती है, अपवर्तन कोण का मान परावर्तन कोण से कम हो तो उसकी स्थिति में कुछ नहीं पता है हमको, सिंपल सी बात। इसमें कुछ भी लगाते हैं, आंख मूंद के लगाते हैं, ABCD। मेरा नाम आदित्य भाई, तो अपने नाम को सर्वरी करते ही ये लगाते हैं। देखो क्या होता है, एक्सप्लेन मत करिए, आंसर इसका दे दीजिए क्योंकि जल्दी वीडियो लंबी हो। देखिए इनका जो कहना है ये गलत है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये बी वाला होगा। थोड़ा सा बता दीजिए बस। देखिए जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है, प्रवेश या गुजरती है, तो अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, कम होता है। मतलब जो आपका एंगल आई है ये बड़ा होता है किससे, एंगल आर से। जब ये स्थिति आपको क्या होता है, उत्पन्न होता है, उस स्थिति में क्या होता है, विरल माध्यम से प्रकाश किरण सघन माध्यम में जाता है। और अगर ये स्थिति उत्पन्न हो जाता है कि जो आपका अपवर्तन कोण है आपतन कोण से क्या है आपका, या परावर्तन कोण से क्या है, छोटा है, तो क्या होगा, तब प्रकाश किरण क्या होता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। यानी इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, और ये हमने गलत आंसर दिया है। तो पॉइंट तो इसमें किसका बढ़ेगा, किसी का नहीं बढ़ेगा, किसी का नहीं। तो अब मुझे पनिशमेंट बताइए। अब नहीं, पहले पूछिए ना, ट्रूथ या डेयर। वही पूछ रहे, ट्रूथ या डेयर। डेयर वरना क्या ही पूछ ले भाई, सीक्रेट चीज पूछ सकता है। बताओ डेयर, कुछ भी कह सकते हैं, जल्दी करिए, आप सोच रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं। टाइम नहीं लगा रहे हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नहीं, डेयर है, में कुछ काम कुछ करने को दीजिए। क्वेश्चन तो ट्रूथ में होता है जी। चलिए ठीक है भाई, एक 2 लाइन की कविता हो जाए। कविता हो जाए, कविता क्या क्या कि कुछ अमीर मिले तो कुछ पुअर मिल गए।
आपके भैया के लिए कुछ अमीर मिले तो कुछ पुअर मिल गए। भगवान से तो सच्चा दोस्त मांगा था, पर यहाँ तो साला सुअर मिल गए। 2 लाइन की कविता। अब आगे बढ़ते हैं, इंजॉय करते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भैया के लिए हम पढ़ देते हैं। नेपोलियन की पराजय कब हुई? 1815, 1814, 1816, 1817। आप इसका आंसर देंगे? तुक्का ही मारेंगे? तुक्का ही मारेंगे भाई, क्योंकि हमें ये नहीं आता। SST जो आपका विषय है ये हमें नहीं आता। भले सस्ती नहीं आता, लेकिन सर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए नेपोलियन की पराजय कब हुई? तुक्का ही मारिए आप। देखिए, हो सकता है जहां तक हमारा आशा है ये 1816 ईस्वी हो सकता है। ठीक है, ये क्या हो सकता है? जो आपका C नंबर है इसे लॉक किया जाए। 1816 ईस्वी। देखिए 1816 मुझे तो नहीं लगता कि 1816 होगा। इसका राइट आंसर जो होगा हम आपको बता दें, सर फिर गलत हो चुके हैं। इसका राइट आंसर होगा 1815। नेपोलियन गद्दी पर होता क्या है कि कहानी बहुत लंबी है। नेपोलियन जो था ये बैठता है 1799 पर गद्दी पर, और 1804 में एक संहिता लाता है, कानून लाता है, जिसे बोलते हैं नेपोलियन संहिता या फिर नागरिक संहिता, जो बाद में आकर के बन जाती है। और लेकिन होता क्या है, ये 1799 में गद्दी पर बैठते हैं और 1804 में इन्होंने एक कानून लाया, उसे बोलते हैं नेपोलियन संहिता या फिर सिविल संहिता। नेपोलियन संहिता या फिर सिविल संहिता या फिर नागरिक संहिता भी बोलते हैं। और 1815 में इनकी लड़ाई होती है किसके साथ? तो होती है प्रेब देशों के साथ। प्रेब मतलब होता है प्रसा, रसिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। क्या होता है? ब्रिटेन, प्रसा, रसिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, इन चारों देशों के साथ इनकी लड़ाई होती है, जिसमें इनकी पराजय हो जाती है। यानी राइट आंसर क्या होगा? 1815। और आपके सर हार चुके हैं, यानी पॉइंट इसमें किसी का बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बताएंगे तभी बढ़ेगा। अब आपको पनिशमेंट दी जाती है ट्रुथ या डेयर, जल्दी से बताइए। ट्रुथ। ट्रुथ ट्रुथ पर बोला है, तो देखते हैं कुछ क्या ही पूछ ले यार, कुछ अच्छा सा। आप थोड़ा इधर आ जाइए, दिख नहीं रहा है शायद। कुछ छोटा ही सवाल पूछना बस, जो आ जाए। भाई इतना मत सोचो। आप हमें ये बता दीजिए, बच्चों को तो बहुत से लोग सलाह देते हैं कि एग्जाम में चीटिंग नहीं करनी चाहिए। आप ये सिंपल सा बताइए कि आपने, हमको तो पता है आप चीटिंग किए होंगे, क्योंकि आप तभी यहाँ पर पहुंचे हैं, वरना ना पहुंच पाते। मजाक की बात थी। ये बताइए आपने एग्जाम में कितनी बार चीटिंग की है? कौन से एग्जाम में? किसी भी बोर्ड के एग्जाम में कह सकते हैं। तो बोर्ड के एग्जाम में हमने चीटिंग एक थोड़ा सा भी चीज। बोर्ड मतलब उसमें होता है प्री बोर्ड, छमाही, इस तरीके के एग्जाम में। तो उसमें तो मोबाइल पूरा लेकर बैठते थे भाई। आप तो स्कूल की बेइज्जती करवा रहे हैं जी। तो भाई आपने ऐसा क्वेश्चन ही पूछा है, क्या कर? सर का सच सामने आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है जो कि जल्दी करेंगे। प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, ये मेरा क्वेश्चन है मेरे लिए। पॉइंट अभी कितना है? 5 और 4 है। 5 हमारा, 4 इनका। तो प्रकाश की चाल जो ज्यादा होती है, जल में नहीं, कांच में नहीं, केरोसिन में नहीं, निर्वात में। जहां तक मुझे पता है निर्वात में होगी। इसका बताइए। ये सही है ऑप्शन आपका। जो आपका प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की चाल है, अगर देखा जाए किसमें सबसे ज्यादा होता है? निर्वात में। वो कितना होता है? 3 × 10⁸ चाहे मीटर प्रति सेकेंड है। चाहे आप इसे क्या कर लो, निर्वात कर लो, और चाहे आप क्या कर लो, इसे हवा कर लो। दोनों की बात एक ही है। निर्वात मतलब जहां पर हवा ना हो, हवा में भी और निर्वात में भी आपको क्या होता है? दोनों में प्रकाश की चाल समान होती है। यानी कि क्या होता है कि हमारा पॉइंट बढ़ जाता है। हमारा पॉइंट होता है 6, भैया का आपके है 4। अब अगला क्वेश्चन भैया के लिए है और लास्ट क्वेश्चन होगा। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? गैरीबाल्डी की, ऑटोमान बिस्मार्क की, नेपोलियन बोनापार्ट की, विलियम प्रथम की? आप बताएंगे इसे। इसको ले लीजिए, आप बताइए। चलिए देखिए, देखते हैं तुक्का ही मारेंगे आप? तुक्का ही मारेंगे। तुक्का ही मारेंगे। जहां तक हमें आशा है ये बिस्मार्क थे भाई। तो देखते हैं कि सर का तुक्का सही होता है कि नहीं। आप इस पर एकदम क्लियर हैं कि यही होता है? हाँ यार, हमें क्लियर है। जर्मनी के एकीकरण में जो मुख्य भूमिका थी, ये सही बात है। ऑटोमान, इनका पूरा नाम था ऑटोवान बिस्मार्क ही थी, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया बी। तो पॉइंट कितना होता है जी? 5, 6। यानी 6 आपके आदित्य भैया का, 5 आपके जितेंद्र भैया का, यानी 6 और 5। तो इसी के साथ आज का जो युद्ध था उसको किसने जीता?
मैंने जीता। देखो इसमें जीत हार कोई बात नहीं होती है, हम दोनों भाई भाई हैं, सुअर भले मिल गए हैं लेकिन भाई भाई ही हैं। तो होता क्या है कि गेम को तो वैसे में अगर देखा जाए नैतिकता की बात ना की जाए, भावनाओं में ना कहा जाए, तो गेम मैंने जीता है आज के वार को। और दोनों लोगों ने आज एक युद्ध, नए युद्ध को छेड़ा है हम लोगों ने। और ये जो वीडियो की सीरीज है ये सारे चैप्टर्स की आएगी, आपके एक एक चैप्टर से लेकर। ये आपका जो क्वेश्चन हम लिख रहा है, ये किसी भी बोर्ड को देखते हुए क्या है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारी कई सालों की मेहनत है। समझ लीजिए हम लोगों ने इस क्वेश्चन के लिए कम से कम 5 दिन लगाया है। जो मैंने देखा कि बहुत बार पूछा गया, जो आने की संभावना, उसी क्वेश्चन को हम लेके आए हैं और इसी तरीके के क्वेश्चन लेके आएंगे। अब अगले चैप्टर की हम लोग बात करेंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे, दिन को दिन कहेंगे, रात को रात कहेंगे, और इसके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। अब आगे बन नहीं रही है जैसे मजे की बात थी। तो बस साथियों, आज के युद्ध को यहीं पर शांत करते हैं, वरना अगर युद्ध ज्यादा हो गया तो सर सुबह उठ भी नहीं पाएंगे, आपके सोते ही रह जाएंगे। तो पापा भी इनके सुबह कुछ भी कर सकते हैं सर के, और मेरे पापा तो बड़े अच्छे हैं, सर के भी अच्छे हैं। चलिए, वरना सर के पापा ने वीडियो देख लिया तो बवाल हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग अपनी वाणी को विराम देते हैं। छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान दें, अपना व्यक्तित्व ऐसे व्यवस्थित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।